नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को जारी रखते हुए नवोदय सिस्टम पर आधारित क्वेश्चंस की सीरीज धौलागढ़ माता श्रृंखला पंचम में कंप्लीट नवोदय स्कीम पर हम टॉपिक कवर कर रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपकी परीक्षाओं के लिए, जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी पोस्ट के लिए भी। तो देखते हैं एनवीएसई स्कीम पर आधारित धौलागढ़ माता श्रृंखला पंचम का पहला क्वेश्चन। 81. What are the school improvement projects under institutional planning? संस्थागत योजना के तहत स्कूल सुधार परियोजनाएं कौन कौन सी करवाई जा सकती हैं? इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग पर पहले से ही क्वेश्चंस हैं, इससे पहले वाली सीरीज में अवेलेबल करवा दिए गए। इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग क्या होती है? तो इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग के तहत स्कूल इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट में कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी, देख लेते हैं। ऑप्शन: डेवलपमेंट ऑफ हर्बल गार्डन, किचन गार्डन, स्कूल ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स, एग्जाम्पल लैंडस्केपिंग, नॉलेज पार्क्स एटसेट्रा। और सी है वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, एनर्जी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, डी ग्रीन स्कूल प्रोजेक्ट, और ई है ऑल दी अबव। तो स्कूल इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग के तहत कौन कौन से हो जाएंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ई हो जाएगा, सभी होंगे। डेवलपमेंट ऑफ हर्बल पार्क या हर्बल गार्डन और किचन गार्डन, और स्कूल ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें लैंडस्केपिंग है, नॉलेज पार्क्स हैं, एनर्जी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट ये भी शामिल होंगे, और ग्रीन स्कूल प्रोजेक्ट ये सभी शामिल हो जाएंगे। इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग के तहत स्कूल इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट में ये सब चीजें शामिल हो जाएंगी। हमारा उत्तर हो जाएगा ई ऑल दी अबव। इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च प्रोग्राम्स आर ऑर्गेनाइज्ड अंडर द इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग डैश। संस्थागत नियोजन के तहत जांच और अनुसंधान कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो कौन कौन सी चीजें इसमें शामिल होंगी? ए डिजाइनिंग इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट्स फॉर द स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, बी कोलैबोरेटिंग विद द रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एंड द faculty in the relevant area for support to the student, C using Atal Tinkering Laboratories for conducting investigative projects, D action research and evaluation, ई ऑल दी अबव। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ई ऑल दी अबव। इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च प्रोग्राम है जो कि इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग के तहत बनाए जाते हैं। उनमें कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी? डिजाइनिंग इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट्स है फॉर द स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट है, कोलैबोरेटिंग विद द रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एंड द फैकल्टी इन द रेलेवेंट एरिया फॉर सपोर्ट टू द स्टूडेंट, ये तैयार करना है, कोलैबोरेट करना है। यूजिंग अटल टिंकरिंग लेबोरेटरीज फॉर कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट्स, एटीएल का भी यूज किया जा सकता है। और एक्शन रिसर्च एंड इवेल्युएशन है, ये सब चीजें शामिल हो जाएंगी इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च प्रोग्राम के तहत। सही उत्तर हो जाएगा हमारा ई ऑल दी अबव। अगला सवाल देख लेते हैं 83। मेंटेनेंस एंड रिपेयर वर्क ऑफ जेएनवी बिल्डिंग्स विल बी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया एक्सेप्ट डैश। जेएनवी भवनों का रखरखाव और मरम्मत कार्य डैश को छोड़कर निम्नलिखित मानदंडों के अधीन होगा। तो यहाँ पर टेबल के फॉर्म में मानदंड दिए, जिसमें सीरियल नंबर है, एज ऑफ जेएनवी है, एनुअल लिमिट कितनी होगी, और एडिशनल लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट है, वो बताई गई है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर है अप टू 3 इयर्स, मतलब कि 3 वर्ष तक के जेएनवी के लिए एनुअल लिमिट है 1 लाख है, एडिशनल लिमिट है 5 लाख है, और मैक्सिमम एनुअल लिमिट है वो 5 लाख है। सेकंड में देखते हैं अप टू 5 इयर्स, मतलब कि 5 साल के जो जेएनवी हैं उनके लिए 3 लाख एनुअल लिमिट रखा है, साथ में एडिशनल लिमिट 7 लाख है, और मैक्सिमम एनुअल लिमिट है वो 10 लाख। 5 to 15 इयर्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जेएनवी है, उसके लिए एनुअल लिमिट 5 लाख, एडिशनल लिमिट 5 लाख, और मैक्सिमम लिमिट है वो 10 लाख है। अबव 15 इयर्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जेएनवी है, तो उसके लिए एनुअल लिमिट 10 लाख और मैक्सिमम एनुअल लिमिट है वो 10 लाख है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें हैं वो शामिल है मेंटेनेंस और रिपेयर में, और इनमें से कोई एक शामिल नहीं है, उसका हमें पता लगाना है। देख लेते हैं कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा कॉम्बिनेशन है। एनुअल लिमिट, एडिशनल लिमिट और जेएनवी स्थापना के अनुसार या मैक्सिमम लिमिट क्या हो जाएगी? ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन हमारा पहला है सीरियल नंबर 2 एस्टेब्लिशमेंट एज ऑफ जेएनवी 5 इयर्स, सीरियल नंबर 3 एस्टेब्लिशमेंट एज ऑफ जेएनवी 5 इयर्स to 15 इयर्स, सीरियल नंबर 1 एस्टेब्लिशमेंट एज ऑफ जेएनवी 0 इयर्स to 3 इयर्स, और सीरियल नंबर 4 एस्टेब्लिशमेंट एज ऑफ जेएनवी अबव 15 इयर्स। कौन सा गलत हो जाएगा? बाकी सभी सही होंगे।
सही उत्तर हमारा यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा। सीरियल नंबर 1 एस्टेब्लिशमेंट एज ऑफ जेएनवी 0 years to 3 years तक, मतलब कि 3 साल तक के जो जेएनवी स्थापना है, मतलब कि 3 वर्ष तक के जो जेएनवी खुले हैं उनके लिए ये लिमिट है वो गलत हो रही है। बाकी फिर से देख लेते हैं क्या टेबल में बताया है, फिर से देख लीजिए। पहला सीरियल है ये गलत हो रहा है, अप टू 3 years 1 लाख एनुअल लिमिट है, 5 लाख है वो एडिशनल लिमिट, और 5 लाख मैक्सिमम लिमिट है, तो ये गलत हो रहा है। पहला ऑप्शन है ये गलत हो रहा है, ये पहला सीरियल नंबर टेबल का दिया ये गलत हो रहा है। बाकी सभी ठीक है। सेकंड में अप टू 5 years के लिए एनुअल लिमिट 3 lakhs है, एडिशनल लिमिट है वो 7 लाख है, और मैक्सिमम एनुअल लिमिट है वो 10 लाख है, ये सही है। 5 to 15 है उसके लिए एनुअल लिमिट 5 लाख, एडिशनल लिमिट 5 लाख, और मैक्सिमम लिमिट है वो 10 लाख है। 15 years एंड अबव है तो उसके लिए 10 लाख एनुअल लिमिट है, एडिशनल लिमिट नील है, और मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर हो रही है 10 लाख। उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। मतलब कि सीरियल नंबर फर्स्ट जो टेबल में दिया था इसको छोड़ करके बाकी सभी मानदंड है वो मेंटेनेंस और रिपेयर में जेएनवी बिल्डिंग के लिए एप्लीकेबल होते हैं। अगला सवाल 84, एज पर एनवीएस नॉर्म्स फॉर ओपनिंग ऑफ न्यू जेएनवी 30 acres ऑफ फ्री लैंड रिक्वायरमेंट कैन बी रिलैक्स्ड अप टू 10 acres इन हिली लैंड पोसिटी एरियाज, विच जेएनवी हैज द लीस्ट लैंड एरिया। हिंदी अर्थ देख लीजिए। नया जेएनवी खोलने के लिए एनवीएस मानदंड के अनुसार पहाड़ी या भूमि की कमी वाले क्षेत्रों में 30 एकड़ मुक्त भूमि की आवश्यकता को 10 एकड़ तक ढील दी जा सकती है। किस जेएनवी में सबसे कम भूमि क्षेत्र है? इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि न्यू जेएनवी खोलना है तो उसके लिए लैंड एरिया है वो कितना होना चाहिए, 30 एकड़ भूमि होनी चाहिए। और ये भूमि है कौन प्रोवाइड करेगा, स्टेट गवर्नमेंट या यूटी गवर्नमेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देगा। तो 30 एकड़ की रिक्वायरमेंट है एनवीएस नॉर्म्स में रखी गई है, परंतु उसको कितने तक रिलैक्स किया जा सकता है, 10 एकड़ तक रिलैक्स किया जा सकता है। कौन सी जगह पर पहाड़ी एरिया है या जहां पर भूमि की कमी है उन पर रिलैक्स किया जा सकता है। तो इस रिलैक्सेशन के तहत भारत में सबसे कम लैंड एरिया कौन से जेएनवी पर है, देख लेते हैं। ऑप्शन ए 15 एकड़ इन जेएनवी लेह लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में है, लद्दाख यूटी में, और 9.5 एकड़ इन जेएनवी भदोही डिस्ट्रिक्ट में है यूपी में, और 11 एकड़ इन जेएनवी साउथ सिक्किम डिस्ट्रिक्ट में है सिक्किम स्टेट में, और डी है 10 एकड़ इन जेएनवी दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में वेस्ट बंगाल में। तो कौन सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा? सही उत्तर होगा हमारा बी 9.5 एकड़ इन जेएनवी भदोही डिस्ट्रिक्ट में, और ये भदोही डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? यूपी में है। तो इस तरीके से हमारा सही उत्तर हो जाता है यहाँ बी, सबसे कम लैंड एरिया 9.5 डिस्ट्रिक्ट भदोही में जेएनवी है वहां पर है। सही उत्तर हो जाएगा बी। देख लेते हैं अगला सवाल 85, विच फीचर इज नॉट ट्रू अबाउट द मेन फीचर्स ऑफ द जेएनवीज। यहाँ पर कौन सा फीचर है वो नहीं है, जेएनवी के फीचर के बारे में बता रहे हैं, बाकी एक इनमें से गलत हो रहा है। सबसे पहले देख लेते हैं, good quality modern education for talented children predominantly from rural areas, rural at least 75%, urban at the most 25%। सेकंड है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर गर्ल्स 33%, और थर्ड है 30% ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 9th फ्रॉम ए विद्यालय लोकेटेड इन वन लिंग्विस्टिक एरिया स्पेंड वन एकेडमिक ईयर इन ए विद्यालय इन ए डिफरेंट लिंग्विस्टिक रीजन। फोर्थ है एडमिशन इन ओनली क्लास 6 थ्रू ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट डिजाइंड एंड कंडक्टेड बाई सीबीएसई। जेएनवी की मुख्य विशेषता के बारे में कौन सी विशेषता सही नहीं है वो हमें पता लगानी, चारों में से देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ इनकरेक्ट, बी फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट, सी सेकंड थर्ड एंड फोर्थ इनकरेक्ट, और डी फोर्थ इनकरेक्ट। सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, फोर्थ इनकरेक्ट है। ये वाला पॉइंट है इनकरेक्ट है, बाकी सभी ठीक हो जाएंगे। गुड क्वालिटी मॉडर्न एजुकेशन फॉर टैलेंटेड चिल्ड्रन प्रीडोमिनेंटली फ्रॉम रूरल एरियाज, मतलब कि रूरल टैलेंट के लिए विद्यालय बने हुए। तो रूरल एरिया के लिए 75% सीट्स हैं वो रिजर्व है, और अर्बन एरिया के लिए 25 सीट्स हैं वो रिजर्व है, तो ये पॉइंट भी ठीक है। और रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर गर्ल्स 33% है, मतलब कि 1/3 सीट्स है वो किसके लिए रिजर्व है? वो गर्ल्स के लिए रिजर्व है, तो ये भी पॉइंट ठीक हो जाता है। और तीसरा पॉइंट है 30% ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 9th फ्रॉम ए विद्यालय लोकेटेड इन वन लिंग्विस्टिक एरिया स्पेंड वन एकेडमिक ईयर इन ए विद्यालय
इन ए डिफरेंट लिंग्विस्टिक रीजन, मतलब कि यहाँ पर माइग्रेशन किया गया है, माइग्रेशन पॉलिसी रखी गई है एक भाषी क्षेत्र से दूसरे भाषी क्षेत्र में, या कहना चाहिए कि हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं वो दूसरे हिंदी भाषी क्षेत्र में 1 साल के लिए बच्चे जाएंगे। और कितने परसेंट जाएंगे, यहाँ पर भी 30% का रूल दिया है। 30% बच्चे टोटल स्ट्रेंथ का, 8वीं में जो भी बच्चे पास हुए हैं उनका 30% है, 9th क्लास में कहाँ जाएंगे, दूसरे स्टेट में जाएंगे। और ये किस पॉलिसी के तहत है, माइग्रेशन के तहत है। माइग्रेशन है वो नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देता है, तो माइग्रेशन के तहत ये किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी। यहाँ पर गलत ऑप्शन है, क्योंकि छठी में एडमिशन नहीं होता, यहाँ पर 3 लेवल पर एडमिशन होता है। जो मेन एडमिशन है वो 6 क्लास में लिया जाता है, परंतु 6 क्लास के अलावा 9th में और 11th में भी लेटरल एंट्री की जाती है। तो 2 लेवल और है, और यहाँ सिर्फ 6 के बारे में बताया है, तो ये पॉइंट गलत हो जाता है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी। देख लेते हैं अगला सवाल 86। एडमिशन इन जेएनवीज इज डन इन क्लासेस 6, 9th एंड 11th ओनली। विच ऑप्शन ऑफ द मोड ऑफ एडमिशन टू क्लास 6, 9th एंड 11th एंड द एजेंसी कंडक्टिंग द एंट्रेंस टेस्ट इज करेक्ट। जेएनवी में प्रवेश केवल छठी, 9वीं और 11वीं कक्षा में किया जाता है। कक्षा छठी, 9वीं और 11वीं में प्रवेश के तरीके और प्रवेश परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी का कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन देख लेते हैं। 6 JNVST by CBSE, 9th JNVST by NVS and 11th JNVST by NVS। बी में 6 JNVST by CBSE, 9th JNVST by JNV and 11th JNVST by NVS। सी में 6 JNVST by JNV, 9th JNVST by CBSE and 11th JNVST by NVS। डी में 6 JNVST by CBSE, 9th JNVST by JNV and 11th JNVST by NCERT। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए। तो 6 का जेएनवीएसटी है वो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट होता है। 9th का जेएनवीएसटी लेटरल एग्जाम एनवीएस लेवल पर होता है, और 11th का जेएनवीएसटी लेटरल एंट्री एग्जाम है वो भी एनवीएस के द्वारा होता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर दबाइए। देखते हैं अगला सवाल 87। The JNVST Class 6 test will be of 2 hour duration from 11:30 a.m. to 1:30 p.m. and will have 3 sections with only objective type questions. There are 80 questions in all for 100 marks. Find correct composition of the test. हिंदी अर्थ देख लीजिए। जेएनवीएसटी 6 क्लास परीक्षा 2 घंटे की अवधि 11:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होगी, और इसमें केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के साथ 3 खंड होंगे। 100 अंकों के कुल 80 प्रश्न है। परीक्षण की सही संरचना का पता लगाएं, तो यहाँ पर देख लेते कंपोजिशन। तो कंपोजिशन देख लीजिए। टाइप ऑफ टेस्ट है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, मार्क्स है, ड्यूरेशन है। मेंटल एबिलिटी के लिए 40 क्वेश्चंस होंगे, 50 मार्क्स के लिए 60 मिनट होगी। और अर्थमेटिक टेस्ट मतलब मैथमेटिक्स के लिए 20 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के लिए 30 मिनट होगा। और लैंग्वेज टेस्ट के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 20 होंगे, और मार्क्स 25 30 मिनट्स के लिए। और जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चंस होंगे 25 मार्क्स के लिए, और ड्यूरेशन होगा 30 मिनट होगा। तो कौन सा विकल्प है कंपोजिशन का इनमें सही हो रहा है और कौन सा गलत हो रहा है, देख लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। यहाँ पर 3 है वो ठीक है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, साथ में अर्थमेटिक टेस्ट और लैंग्वेज टेस्ट है। वो 3 ही खंड रखे गए हैं, 3 पार्ट इसमें सेक्शन रखे गए क्वेश्चन पेपर में जेएनवीएसटी 6 क्लास के लिए। ये चौथा है, ये गलत है, ये नहीं रखा गया। यहाँ पर बताया है कि 100 अंकों का होगा, तो यहाँ टोटल इन 3 का टोटल है वो 100 मार्क्स का हो जाएगा। और साथ में 80 क्वेश्चन होंगे, तो निश्चित रूप से ये 80 क्वेश्चन बन रहे हैं। और टाइम ड्यूरेशन है वो कितने घंटे का हो रहा है, 2 घंटे का हो रहा है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर कंपोजिशन है वो सही उत्तर बैठ रहा है, डी बैठ रहा है। देख लेते हैं अगला सवाल 88। Presently, the JNVs are spread in 27 states and 8 union territories, while there are 28 states and 8 union territories in the country. Which state UT has no JNV till date? वर्तमान में जेएनवी 27 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए, जबकि देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आज तक कोई जेएनवी नहीं है? देख लेते ऑप्शन। वेस्ट बंगाल,
बी तमिलनाडु, सी लद्दाख, डी नागालैंड। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहां अभी तक जेएनवी नहीं खुला है। इसमें हम देख रहे हैं कि 28 राज्य हैं भारत में, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो सिर्फ 27 में जेएनवी है, 8 केंद्र शासित प्रदेश में। इसका मतलब है कि तमिलनाडु में अभी तक कोई जेएनवी नहीं खुला है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है और हम आशा करते हैं कि तमिलनाडु में भी जेएनवी खुले, जिससे वहां के बच्चे भी इस यूनिक सिस्टम का फायदा ले पाए। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से अभी सही उत्तर हो रहा है यहाँ पर तमिलनाडु। देखते हैं अगला सवाल। 89. While studying in the JNV's, education is free, including boarding, lodging, uniform, and textbooks. A nominal fee of rupees 600 per month is collected from the students of classes 9 to 12th only. However, children belonging to DES are exempted from payment of fee. जेएनवी में पढ़ाई के दौरान बोर्डिंग, लॉजिंग, यूनिफॉर्म और पुस्तकों सहित शिक्षा मुफ्त है। रुपये 600 प्रति माह का मामूली शुल्क केवल 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों से वसूल किया जाता है। हालांकि डैश को शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है, तो किसको शुल्क से छूट दी गई है देख लेते हैं। ऑप्शन SC ST स्टूडेंट्स, गर्ल्स स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स फ्रॉम फैमिलीज हुज इनकम इज बिलो पॉवर्टी लाइन, BPL, और डी ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी ऑल दी अबव। SC ST स्टूडेंट्स हैं वो फीस से मुक्त है, गर्ल्स स्टूडेंट्स भी मुक्त है, और साथ में BPL के स्टूडेंट है वो भी फीस से मुक्त है। यहाँ पर कुछ लिमिटेड बॉयज के लिए फीस है वो रखी गई है, और वो फीस है वो कितनी है, 600 रुपये प्रति माह फीस वसूली जाती है। डियर फ्रेंड्स, अगर कोई पेरेंट गवर्नमेंट जॉब में है तो आप बता दीजिए कितनी फीस ली जाएगी। जिन बच्चों की फीस लगती है और उनके पेरेंट किसी का गवर्नमेंट जॉब में है, तो कितने रुपए फीस वसूल की जाएगी, ये आप कमेंट कर दीजिए। या आपका कमेंट निश्चित रूप से आना चाहिए, क्योंकि जिनके पेरेंट गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो वहां पर नॉमिनल फीस है वो 600 रुपये ली जा रही है, परंतु गवर्नमेंट जॉब वाले पेरेंट के लिए आप फीस का स्ट्रक्चर बता दीजिए। यहाँ पर सही उत्तर हमारा हो रहा है डी ऑल दी अबव। इनको छूट दी गई है, और सिर्फ जनरल बॉयज और OBC बॉयज के लिए फीस है। अगर उनमें से कोई पेरेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो वो फीस आपको बतानी है कमेंट में। देख लेते हैं अगला सवाल। 90. The staff opting for transfer posting in the Northeast can admit his ward in any JNB of choice anywhere in India. In case of untimely death, retirement of a staff, and the child is studying in the JNB at the time of death, retirement of the parent from Samiti, the child can continue his studies in the Vidyalaya as dash. उत्तर पूर्व में स्थानांतरण पोस्टिंग का विकल्प चुनने वाले कर्मचारी भारत में कहीं भी किसी भी जेएनबी में अपने वार्ड को प्रवेश दिला सकते हैं। किसी कर्मचारी की असामयिक मृत्यु या सेवानिवृत्ति के मामले में जिस जेएनबी में बच्चा पढ़ रहा है उसी विद्यालय में अपनी पढ़ाई डैश के रूप में जारी रख सकता है। किस रूप में जारी रखेगा? स्टाफ वार्ड, डे स्कॉलर, हॉस्टल स्कॉलर, और नन ऑफ दीज। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा बी, डे स्कॉलर के रूप में वो पढ़ाई करेगा। मतलब कि किसी कर्मचारी के असामयिक डेथ हो जाती है, रिटायरमेंट हो जाता है, या नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में वो पोस्टिंग ले लेता है, ट्रांसफर ले लेता है, तो उसका बच्चा है वो किसी भी जेएनवी में डे स्कॉलर के रूप में पढ़ाई करेगा। यहाँ पर डे स्कॉलर आ जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। देख लेते हैं अगला सवाल। 91. A regular student of class 5th can apply for JNVST exam of the same district where he is studying regularly, while a student of National Institute of Open Schooling can also apply for JNVST. Which qualifying course certificate has to be submitted by the student studying from NIUS? 5वीं कक्षा का नियमित छात्र उसी जिले के JNVST परीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है जहां वह नियमित रूप से पढ़ रहा है, जबकि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान का छात्र भी JNVST के लिए आवेदन कर सकता है। NIUS से पढ़ने वाले छात्र को कौन सा योग्यता पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र जमा करना होता है? तो यहाँ पर कंडीशन बताइए कि जो बच्चा 5th क्लास में पढ़ रहा है उसी JNVST में, उसी डिस्ट्रिक्ट के JNVST में वो अप्लाई कर सकता है, और साथ में NIUS का स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है। परंतु उसको कौन सा सर्टिफिकेट जमा करना होगा NIUS वाले स्टूडेंट को? देख लेते हैं। ऑप्शन ए सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, और डी है बी सर्टिफिकेट।
सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बी सर्टिफिकेट उसको जमा करना होगा। अगर एनआईओएस का स्टूडेंट है तो जहां वो अप्लाई करना चाह रहा है या जेएनवीएसटी में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको बी सर्टिफिकेट है वो जमा करना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी। डियर फ्रेंड्स, बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे कि नया नोटिफिकेशन आए तो आपको अलार्म के रूप में सूचना मिल जाए। अगला सवाल देख लेते हैं 92। द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द स्टूडेंट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग विल बी सर्टिफाइड बाय द डीईओ ऑब्लिक डीआईओएस if that student will get the residence certificate of rural area issued by the tehsildar or district magistrate, which will be available if he stays continuously for dash years, then he can be admitted in the rural quota. हिंदी अर्थ देख लीजिए। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के छात्र के आवेदन पत्र को डीईओ या डीआईओएस द्वारा प्रमाणित किया जाएगा यदि उस छात्र को तहसीलदार या जिलाधिकारी द्वारा जारी ग्रामीण क्षेत्र का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त होगा जो लगातार डैश वर्ष रहने पर उपलब्ध होगा तो उसे ग्रामीण कोटे में प्रवेश दिया जा सकता है। तो कितने साल लगातार वो उस ग्रामीण क्षेत्र में रहना चाहिए जिसका प्रमाण पत्र तहसीलदार या जिलाधिकारी जारी करेगा, परंतु कितनी कम से कम वहां उस जिले में रहने की लिमिट है देख लेते हैं। बाई बर्थ 3 इयर्स, 5 इयर्स, 2 इयर्स। सही उत्तर हो जाएगा बी 3 इयर्स। 3 साल तक वो उस जिले का रहने वाला होना चाहिए, 3 वर्ष तक वो लगातार उस डिस्ट्रिक्ट में रहना चाहिए, तब जाकर के तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो उसका रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनाएंगे। और अगर वो बच्चा एनआईओएस में पढ़ रहा है तो उसके फॉर्म को कौन वेरीफाई करेगा? डीईओ करेगा या डीआईओएस करेगा? यहाँ पर सही उत्तर हो रहा है बी। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी जरूर बताइए, शेयर करिए जिससे कि उनको भी फायदा मिले। देखते हैं अगला सवाल 93। द पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन हु क्वालिफाई द सिलेक्शन टेस्ट विल हैव टू सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन फॉर वेरिफिकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेएनवीएसटी पर जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैं यहाँ पर अवेलेबल करवा रहा हूँ। चयन परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले बच्चों के माता पिता को सत्यापन के लिए प्रवेश के समय निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे। कौन कौन से होंगे देख लेते हैं। ऑप्शन ए प्रूफ फॉर डेट ऑफ बर्थ, बी प्रूफ फॉर एलिजिबिलिटी एज पर द कंडीशंस ऑफ एनवीएस, सी फॉर रूरल कोटा ए सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू द इफेक्ट दैट द चाइल्ड had studied in an institution oblique school located in a rural area, D residence certificate in prescribed pro forma in case of NIOS studies only, और E any other documents required, और F है all the above। सही उत्तर हमारा हो जाएगा एफ, सभी जमा करना होंगे। प्रूफ फॉर डेट ऑफ बर्थ ये जमा करना होगा, प्रूफ फॉर एलिजिबिलिटी एज पर द कंडीशंस ऑफ एनवीएस मतलब कि उसको तीसरी और चौथी और पांचवी क्लास की मार्कशीट है वो जमा करनी होगी, वो लगातार पढ़े हुए होना चाहिए। और रूरल एरिया का सर्टिफिकेट है वो भी जारी किया जाना चाहिए। रेजिडेंस सर्टिफिकेट है वो भी देना चाहिए अगर वो एनआईएस का स्टूडेंट है। और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, तो ये सभी दस्तावेज है वो जमा करने होंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा एफ ऑल दी अबव। Move to question number 94. Candidate appearing in JNVST 2022-23 must be born not earlier than 1st May 2010 and not later than 30th April 2014, both dates inclusive. What is the provision of relaxation in upper age limit for reserved category students? जेएनवीएसटी 2022-23 में उपस्थित होने वाले उम्मीदवार का जन्म 1 मई 2010 से पहले और 30 अप्रैल 2014 के बाद नहीं होना चाहिए। दोनों तिथियां सम्मिलित हैं। आरक्षित वर्ग के छात्रों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट का क्या प्रावधान है? ऑप्शन देख लेते हैं। प्रोविजन फॉर एज रिलैक्सेशन ओनली इन अपर एज, प्रोविजन फॉर एज रिलैक्सेशन ओनली इन अंडर एज, और सी नो एज रिलैक्सेशन, डी 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन अवेलेबल। क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, नो एज रिलैक्सेशन। कोई भी एज रिलैक्सेशन है वो नहीं रखा गया है, चाहे तो रिजर्व कैटेगरी है या दूसरे अनरिजर्व है, तो किसी के लिए भी एज रिलैक्सेशन है वो नहीं रखा गया है। प्रेस्क्राइब्ड एज लिमिट है वो होनी चाहिए, जैसे कि 1 मई 2010 और 30 अप्रैल 2014 के बीच के बच्चे हैं वही एडमिशन ले सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं जेएनवीएसटी 2022 और 23 के लिए। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी नो एज रिलैक्सेशन। अगला सवाल देख लेते हैं 95।
A student who has studied in class 3rd, 4th and 5th in a government school located in a rural area, but due to unavoidable reasons took admission in class 3rd in an urban school for only 1 day, अंडर विच कोटा विल ही बी एलिजिबल फॉर एडमिशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन दी गई है। एक छात्र जिसने ग्रामीण क्षेत्र में स्थित एक सरकारी स्कूल में तीसरी, चौथी और पांचवी में पढ़ाई की है, लेकिन अपरिहार्य कारणों से उसने शहरी स्कूल में कक्षा तीसरी में केवल एक दिन के लिए प्रवेश लिया, वह किस कोटे में प्रवेश के लिए पात्र होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। रूरल एरिया, अर्बन एरिया, एज पर हिज हर चॉइस, और डी नॉट एलिजिबल फॉर जीएनवी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, अर्बन एरिया में। अर्बन एरिया में क्योंकि वो एक दिन पढ़ा था, तो एक दिन भी अगर वो अर्बन एरिया के स्कूल में पढ़ता है तो वो किस में कंसीडर किया जाएगा? अर्बन एरिया में करेंगे। और यहाँ पर उसका ग्रामीण क्षेत्र में सारी पढ़ाई ग्रामीण क्षेत्र में करी थी, परंतु वो एक दिन के लिए एडमिशन ले चुका था अर्बन एरिया के, तो उसका कोटा निर्धारित हो जाएगा, अर्बन एरिया के अनुसार हो जाएगा। जिसमें 25% कोटा है अर्बन एरिया के लिए, उसी में वो शामिल होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। देख लेते हैं अगला सवाल 96। देयर इज ए प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ 3% सीट्स फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन फॉर एडमिशन इन जेएनवीज। What are the categories of disability for which there is a provision of reservation as per NVS norms? जेएनवी में प्रवेश के लिए दिव्यांग बच्चों को 3% सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। एनबीएस मानदंडों के अनुसार दिव्यांगता की कौन सी श्रेणियां हैं जिनके लिए आरक्षण का प्रावधान है? ऑप्शन है ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, हेयरिंग इंपेयर्ड, विजुअली हैंडीकैप्ड, और डी है ऑल दी अबव। ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड के लिए, हेयरिंग इंपेयर्ड के लिए, विजुअली हैंडीकैप्ड, तीन कैटेगरी के लिए 3% रिजर्वेशन है वो रखा गया जेएनवी में। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी ऑल दी अबव। नया सवाल देख लेते हैं 97। जेएनवीएसटी lateral entry 9th class selection test will consist of questions from the subjects of mathematics, general science, English and Hindi. Difficulty level of the test paper shall be of class 8th. The composition of the test is as following. मतलब कि जेएनवीएसटी पर कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे कलेक्शन मैं आपके लिए करके लाया हूँ। जेएनवीएसटी लेटरल एंट्री 9th क्लास चयन परीक्षा में गणित, सामान्य विज्ञान, अंग्रेजी और हिंदी के विषयों के प्रश्न शामिल होंगे। टेस्ट पेपर का कठिनाई स्तर 8वीं कक्षा का होगा। टेस्ट की संरचना इस प्रकार होगी। यहाँ कौन से सही है, कौन से गलत है? टाइप्स ऑफ टेस्ट है, मार्क्स है, ड्यूरेशन 2.30 मिनट्स है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर इंग्लिश है 15 मार्क्स के लिए, हिंदी 15 मार्क्स, मैथ्स 35 मार्क्स, साइंस 35 मार्क्स। तो कंपोजिशन में कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, एंड फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्या सही हो जाएगा इसमें? जेएनवीएसटी लेटरल एंट्री 9th क्लास के लिए पेपर का कंपोजिशन है, विकल्प कौन सा ठीक हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, सभी ठीक है। इंग्लिश 15 नंबर के लिए, हिंदी 15 नंबर के लिए, मैथ 35 के लिए और साइंस 35 के लिए। इस तरीके से टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और ये सभी ऑप्शन है हमारे सही होंगे लेटरल एंट्री के एग्जाम के लिए। विकल्प हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल 97। फॉर ए स्टूडेंट हु हैज पास्ड क्लास 10th फ्रॉम सीबीएसई इट इज मैंडेटरी टू हैव पास्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड कोड नंबर 041 to take mathematics code number 041 as a subject in any stream in class 11th. If a student wants to choose mathematics in any stream in class 11th, then what percentage of marks should he get in mathematics? हिंदी अर्थ देख लीजिए। सीबीएसई से 10वीं कक्षा पास करने वाले छात्र के लिए गणित कोड संख्या 41 को कक्षा 11वीं में किसी भी स्ट्रीम में एक विषय के रूप में लेने के लिए 10वीं कक्षा के गणित मानक कोड संख्या 41 पास करना अनिवार्य है। यदि कोई छात्र कक्षा 11 में किसी भी स्ट्रीम में गणित चुनना चाहता है तो उसे गणित में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं। 60%, 65%, 50%, 80%। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए 60%। मतलब कि उसको 60% गणित में अंक होने चाहिए। और यहाँ कंडीशन बताइए, अगर वो 11वीं में मैथ लेना चाहता है, कौन सी मैथ लेना चाहता है? 041 लेना चाहता है, तो उसको 10th क्लास में मैथ है वो कौन सी पढ़ी हुई होनी चाहिए? 041 वाली होनी चाहिए, स्टैंडर्ड वाली होनी चाहिए, तब जाकर के 11वीं में उसको 041 मिलेगा।
अगर दूसरे कोड की पढ़ के आया है जिसको हम बेसिक बोलते हैं तो वो पढ़ के आया है तो उसको 041 नहीं मिलेगा। मतलब कि उसकी कंडीशन है वो स्टैंडर्ड पढ़ा है तो 11th में उसको 041 मिलेगी। और यहाँ पर बताइए कि 60% अंक उसके आने चाहिए 10वीं में 041 में, तब जा करके मैथ मिलेगी 041। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। अगला सवाल देख लीजिए 98। What is the minimum percentage of marks required for admission in humanities oblique vocational stream in class 11th? कक्षा 11वीं में मानविकी या व्यावसायिक स्ट्रीम में प्रवेश के लिए आवश्यक अंकों का न्यूनतम प्रतिशत क्या है? ऑप्शन है मोर देन 60%, मोर देन 45%, मोर देन 55% और डी है ओनली डिक्लेयर्ड पास। सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ओनली डिक्लेयर्ड पास। अगर जेएनवी का स्टूडेंट पास हो गया है तो उसको ह्यूमैनिटीज मिल सकती है या वोकेशनल स्ट्रीम मिल सकती है। वहां पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है, मिनिमम क्राइटेरिया निर्धारित नहीं किया है, इसलिए वो पास हो गया तो उसको ह्यूमैनिटीज आर्ट्स मिल जाएगी या वोकेशनल स्ट्रीम कोई भी मिल जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी। चलते नया सवाल देखते हैं 99। इफ सीट्स रिमेन वैकेंट इन एनी स्ट्रीम ड्यू टू लो मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन जवाहर नवोदय विद्यालय, ए रिलैक्सेशन ऑफ मैक्सिमम of 5 marks in the average of all subjects can be given. However, this relaxation will not be applicable to those students who are to be mini migrated to other JNVs. What is the weightage for NCC oblique Scout and Guides स्पोर्ट्स एंड गेम्स फॉर एडमिशन इन क्लास 11th? जवाहर नवोदय विद्यालय में छात्रों के कम अंक के कारण किसी भी स्ट्रीम में सीटें खाली रहने पर सभी विषयों के औसत में अधिकतम 5% अंकों की छूट दी जा सकती है। हालांकि ये छूट उन छात्रों पर लागू नहीं होगी जिन्हें अन्य जेएनवी में मिनी माइग्रेट किया जाना है। 11वीं कक्षा में प्रवेश के लिए एनसीसी, स्काउट्स एंड गाइड्स, स्पोर्ट्स एंड गेम्स के लिए वेटेज क्या है? तो यहाँ कंडीशन बता दी गई है कि अगर सीटें खाली रह गई है तो मिनिमम क्राइटेरिया उसमें रिलैक्सेशन किया जा सकता है 5% का। परंतु ये होम जेएनवी के लिए है, सेल्फ जेएनवी के लिए है, दूसरे जेएनवी के बच्चों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और यहाँ बताया है कि एनसीसी के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे, स्काउट गाइड्स के लिए कितने मिलेंगे, स्पोर्ट्स एंड गेम्स के लिए कितने वेटेज है, देख लेते हैं वेटेज। पार्टिसिपेटिंग एट एसजीएफआई इक्विवेलेंट लेवल 3 मार्क्स, एनसीसी ए सर्टिफिकेट 2 मार्क्स, सी तृतीय सोपान 1 मार्क और डी ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी ऑल दी अबव। अगर कोई पार्टिसिपेट करता है और एसजीएफआई या इसके लेवल का पार्टिसिपेशन उसका खेल में स्पोर्ट्स में होता है तो 3 नंबर मिलेंगे उसको। एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो 2 मार्क्स मिलेंगे और तृतीय सोपान स्काउट गाइड का है तो 1 नंबर मिलेगा। ये प्रोविजन है वो एडमिशन के टाइम पर रखा गया है। यहाँ पर सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी ऑल दी अबव। और साथियों देख लेते हैं धौलागढ़ माता सीरीज पंचम का अंतिम क्वेश्चन 100। द सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 11th विल बी डन एज पर फॉलोइंग स्टेप्स। पहला है डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड एंड स्टूडेंट्स विल बी सेलेक्टेड अगेंस्ट द वैकेंसीज। बी है आफ्टर सेलेक्टिंग स्टूडेंट्स अगेंस्ट द वैकेंसीज इन द जेएनवी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ए कॉमन मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड एट स्टेट लेवल। व्हाट इज द एज क्राइटेरिया फॉर जेएनवीएसटी लेटरल एंट्री क्लास 11th 22। कक्षा 11 में छात्रों का चयन निम्न चरणों के अनुसार किया जाएगा। जिलेवार मेरिट सूची तैयार की जाएगी और रिक्तियों के खिलाफ छात्रों का चयन किया जाएगा, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, जिले के जेएनवी में रिक्तियों के खिलाफ छात्रों का चयन करने के बाद राज्य स्तर पर एक सामान्य मेरिट सूची तैयार की जाएगी। जेएनवीएसटी पार्श्व प्रवेश कक्षा 11th 2022 के लिए आयु मानदंड क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। बिटवीन 1st June 2006 to 31st May 2008, both days inclusive। बी है बिटवीन 1st June 2004 to 31st May 2006 और बिटवीन 1st June 2005 to 31st May 2007। डी है बिटवीन 1st June 2007 to 31st May 2009। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कक्षा 11वीं के जेएनवीएसटी लेटरल एंट्री एग्जाम 2022 के लिए आयु मानदंड है वो कौन से विकल्प में सही दिया गया है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। बिटवीन 1st June 2005 एंड 31st May 2007 ये डेट का एज ग्रुप का कोई बच्चा है तो 11वीं 2022 में वो एडमिशन के लिए योग्य हो जाएगा। सही उत्तर होगा हमारा सी।
इस तरीके से फ्रेंड्स धौलागढ़ माता सीरीज पंचम के 20 क्वेश्चन है आज हमने कंप्लीट कर लिए और धौलागढ़ माता सीरीज है वो डेडिकेटेड है एनबीएस सिस्टम पर आधारित क्वेश्चंस के लिए। तो आज के क्वेश्चन अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करें और साथियों अगर आप एस्पिरेंट हैं प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल पीजीटी पोस्ट के लिए तो धौलागढ़ माता श्रृंखला है वो नवोदय सिस्टम पर आधारित सारे क्वेश्चंस को लेकर के आ रही है जिसमें सारे पार्ट है वो कवर किए जा रहे हैं जैसे कि एनबीएस स्कीम पर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इनमेट्स है, मैस मैनेजमेंट है, हॉस्टल मैनेजमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स है, एडमिशन इन जेएनवीज। तो एडमिशन इन जेएनवीज पर फोकस आज के क्वेश्चंस थे। साथ में एनबीएस स्कीम के दूसरे टॉपिक है जैसे हाउस सिस्टम है, रोल ऑफ एचएम एएचएम है, रेजिडेंशियल सिस्टम, चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज, परचेज प्रोसीजर, कंडमनेशन प्रोसीजर, जेएनवीएसटी और ट्रांसफर पॉलिसी, ये सभी पॉइंट है आपकी परीक्षाओं में सिलेबस में रखे गए हैं। तो नवोदय विद्यालय पर आधारित सारे क्वेश्चंस हैं वो धौलागढ़ माता सीरीज है वो कंपाइल करके आपके लिए अवेलेबल करवा रही है। अगर आपने धौलागढ़ माता सीरीज की मेंबरशिप नहीं ली है तो मेंबरशिप जरूर ले लीजिए क्योंकि धौलागढ़ माता सीरीज है वो डेडिकेटेड है नवोदय सिस्टम पर आधारित क्वेश्चंस के लिए। तो आज के क्वेश्चन अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं।